मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सहाचार्य और विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहरोड़। आज हम द्वितीय वर्ष BA द्वितीय वर्ष स्नातक सेकंड ईयर की कक्षा के लिए एक नवीन अध्याय जिसका नाम संसद है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद एक बड़ा कॉमन सा सामान्य सा शब्द और विषय है। इसके बारे में विद्यार्थी आमतौर से जानते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं, कुछ कम जानकारी रखते हैं। आम जनता भी संसद के बारे में कुछ जानकारी अवश्य रखती है। यह एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसको राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को गहराई से जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बारे में सब लोग कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं, किंतु पूर्णतया इसके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। संसद विषय जो है न केवल स्नातकोत्तर परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, बल्कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी टॉपिक है, बहुत उपयोगी शीर्षक है, बहुत उपयोगी अध्याय है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विषय पर IAS या RS या अधीनस्थ सेवाओं में भी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर भी संसद के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज जो हमारा अध्याय है वो संसद के बारे में है। संसद के बारे में पूर्णतः जानने से पूर्व हम इसके संसद के अंगों के बारे में और उसके सिमिलर और समानता रखने वाले संविधान के अंगों के बारे में अवश्य चर्चा कर लें, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों में संसद के 3 अंग और संविधान के 3 अंगों के बारे में भ्रम पैदा हो जाता है। वो संसद के 3 अंगों को संविधान के 3 अंग समझ जाते हैं या समझ बैठते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर करना भी बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का अभिप्राय राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि संसद के 2 सदन कौन से हैं या संसद के सदन कौन से हैं, तो आपको सदन लिखने हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। और यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो आपको 3 अंग लिखने हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ज़्यादातर विद्यार्थी राष्ट्रपति को संसद का अंग नहीं मानते हैं, भ्रमवश या जानकारी के अभाव में, किंतु इन तीनों को यदि जोड़ के देखें तो आप अवश्य समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग है। कैसे? जैसे संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना और उनको लागू करना होता है, और कानून बनाना और लागू करने का जो अंतिम प्रक्रिया होती है, कोई भी विधेयक चाहे राज्यसभा में पास हो चाहे लोकसभा में पास हो, अंतिम रूप से वो कानून का रूप धारण करने के लिए, कानून बनने के लिए उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए तो वो कानून का रूप धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तीनों परस्पर आश्रित हैं, तीनों संसद के अंग हैं। इसके साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी, एक और शब्दावली संविधान के 3 अंग भी आती है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसकी चर्चा यहाँ इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी कई बार भ्रम हो जाते हैं कि संसद के 3 अंग और संविधान के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ ये इस बात का वो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा रहा है, या विद्यार्थियों को इस पर से समझ लेना चाहिए कि संसद के 3 अंगों में और संविधान के 3 अंगों में अंतर है। संविधान के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है। संविधान के 3 अंग जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इन तीनों शब्दावलियों का भी हमको स्पष्ट रूप से अर्थ ज्ञात होना चाहिए।
जैसा कि विधायिका का अर्थ होता है कि संसद में विधायिका के माध्यम से ही कानून बनाए जाते हैं। विधायिका का अर्थ हुआ कि कोई भी किसी भी विषय पर विधेयक लाकर उसको संसद में पारित कराकर उस पर बहस मुहावजा कर उसे कानून का रूप धारण कराना, इस विधायिका का अभिप्राय है। विधायिका में कौन कौन आते हैं या किन किन से मिलकर विधायिका बनती है? तो विधायिका एक तरह से संसदीय है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि विधान बनाने में प्रत्येक सांसद का योगदान होता है, प्रत्येक सांसद की भूमिका होती है। कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, कार्यपालिका का जो निर्माण या गठन है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिव आदि से मिलकर होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करवाने का होता है, इम्प्लीमेंटेशन का होता है। कार्यपालिका में मूलतः सत्ताधारी दल और उसकी नौकरशाही मूल रूप से होती है। कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है। ये दो तरह की कार्यपालिका मानी जाती है। स्थायी कार्यपालिका, जो नौकरशाही कह सकते हो, या संसद में जो सचिव और कर्मचारी वृंद है जिनकी जो सेवानिवृत्ति के बाद ही हटाए जाते हैं या सेवानिवृत्ति के बाद ही हटते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। और अस्थायी कार्यपालिका, चूँकि संसद में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री आदि हैं, ये सभी अस्थायी कार्यपालिका के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष होता है या यदि बहुमत नहीं होता है तो 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। इस प्रकार से कार्यपालिका के ये दो रूप देखने को मिलते हैं। तीसरा जो संविधान का अंग है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की वैधता अवैधता की जांच के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी प्रकार की संविधान के विपरीत कोई बात हो, संविधान की धाराओं का उल्लंघन हो, राज्य या व्यक्ति के अहित में यदि कोई इस प्रकार का कानून बनता है तो उसे न्याय प्रदान कराने के लिए भारत की न्यायपालिका कार्य करती है। इस प्रकार से संसद के 3 अंगों में और संविधान के 3 अंगों में अंतर करते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं संसद पे। जैसा कि पूर्व में बताया है कि संसद का जो अभिप्राय है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की परिभाषा लिखी गई है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में कहा गया है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है और राष्ट्रपति 1 होता है, यानी कि 1 चुना जाता है। लोकसभा का गठन या लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। 18 वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम हो, उसके माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसमें हम जो आज के व्याख्यान का मूल विषय है या मूल टॉपिक है वो लोकसभा की सदस्य संख्या की गणना या आंकड़ों को समझना है। हालांकि ये बहुत ही सामान्य सी बात लगती है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है, इसमें और अधिक समझने की क्या आवश्यकता है, लेकिन बहुत ही बारीक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कौतूहलवर्धक जानकारी इसके अंतर्गत बताना चाहूँगा। जैसे सभी जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन ये 552 किस प्रकार से होती है, कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्य संख्या को सम्मिलित किया गया है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि सबसे पहले 552 सदस्य कुल अधिकतम इसके होते हैं। दूसरे नंबर पर 545 + 7, इनमें से 545 जो सदस्य है उसमें 2 मनोनीत और 543 निर्वाचित भी हैं। और जो 7 सदस्य हैं वो 7 सदस्य अलग से दिखाए गए हैं। ये पाक अधिकृत कश्मीर के लिए
पाक अधिकृत कश्मीर जो अभी पाकिस्तान के अधीन है, उसके लिए 7 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, 7 सांसद की सीटें निर्धारित की गई है। कभी भविष्य में जब पाक अधिकृत कश्मीर भारत के पास आ जाएगा तो ये 7 की 7 सीटें उस पाक अधिकृत कश्मीर की पहले से ही संविधान में उसका उल्लेख किया हुआ है। इससे आगे आप देखिए 543 + 2, जैसा कि पूर्व में बताया, 543 जो भारत के राज्यों 28-29 जो राज्य हैं उन राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और उसके साथ साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश है 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर 543 सदस्य ये कुल होते हैं। इसके साथ ही +2 ये जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 सदस्य, ये 2 सांसद एंग्लो इंडियन होते हैं। इसके नीचे की पंक्ति में जो वर्गीकरण किया गया है, बाइफर्केशन किया गया है, वो 530 + 20 + 2 का किया गया है। देखिए सदस्य संख्या की गणना की जानकारी आपको होना चाहिए। 530 सदस्य भारत के जो 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, उन 29 राज्यों से 530 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चयनित होकर संसद में पहुंचेंगे। जैसे प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य के सांसदों की गणना की जाती है। जैसे राजस्थान में 25 सांसदों की सीटें हैं या 25 लोकसभा सीटें हैं, उसी प्रकार अन्य भारतीय राज्यों की भी जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की मानी गई है क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक है। इसके बाद आप देखते हैं 530 + 20, ये जो +20 है इसमें से 13 जो सीटें हैं वो मौजूदा भारतीय 7 केंद्र शासित प्रदेशों से ली जाती है, लेकिन जो 7 सीटें छूट जाती है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात जो पाकिस्तान के पास भारत का हिस्सा है, वो 7 सीटें उस हिस्से की है। यदि कालांतर में भारत पाकिस्तान में समझौता होता है या और अन्य तरीके से उसका भारत में विलय होता है तो ये 7 सीटें उस पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र की हैं। इसका उल्लेख संविधान में पहले से ही कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही कम पुस्तकों में इसकी जानकारी है कि ये 552 किस प्रकार से होती है और 7 सीटें किसकी हैं। उसके बाद इसमें देखिए आप +2 भी दे रखा है। +2 का मतलब है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में होता है। एंग्लो इंडियन कौन होता है? भारत के संविधान की धारा 330 और 331 में एंग्लो इंडियन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन का क्या अर्थ है, एंग्लो इंडियन की क्या परिभाषा है, आप किसे एंग्लो इंडियन कहेंगे, इस बात का उद्घाटन अनुच्छेद 366 में किया गया है। एंग्लो इंडियन का अर्थ है कि जिसके पिता और दादा अंग्रेज हो और जिसकी माता भारतीय हो और वो भारत में लंबे समय से रह रहे हों, तो ऐसे समुदाय के लिए एंग्लो इंडियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि 543 सीटों में कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य चुनकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से उन एंग्लो इंडियन समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्यों का मनोनयन करे। इस प्रकार से ये जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, और इस प्रकार से ये लोकसभा के सदस्यों की या लोकसभा की संरचना इस प्रकार से पूर्ण होती है।